हाय लफ्यूज, यू ऑल वेलकम ऑन 23rd पार्ट ऑफ एमसीक्यू। इससे पहले हमने 22 पार्ट जहां पे 20 क्वेश्चन इन ईच पार्ट हमने आपके लिए शेयर किए हैं। यू कैन रेफर आवर प्रीवियस वीडियोस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिंक अवेलेबल है, यू कैन रेफर। तो इस पार्ट में हम क्वेश्चन 441 से लेकर 460 तक देखेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 441। इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CBO, LBO, any प्रोफेशनल ऑफिसर, स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्जामिनेशन for banking and general awareness, banking terms especially, these videos or these parts are designed. So question number 441, थोड़ी सी रफ्तार हमारी तेज रहेगी इस एमसीक्यू में। तो पहला क्वेश्चन हमने आपके लिया है इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। देखिए, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट से पहले आपको ADR की बात बता देता हूँ। ADR क्या है? ADR स्टैंड फॉर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इसी के तर्ज पे IDR बाद में शुरू किया गया, दैट इज इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है विच अलाउड फॉरेन कंपनी टू रेज कैपिटल इन इंडिया, है ना। मतलब फॉरेन कंपनी जो आपकी इंडियन मार्केट से, स्टॉक मार्केट से फंड रेज कर सकते हैं, उसके लिए हमने IDR का नाम दिया है। तो इस आधार पे हम आपके ऑप्शन के साथ देखते हैं क्या कहता है ऑप्शन पहला कहता है प्रूफ ऑफ इंडियन कंपनीज शेयर। तो इंडियन कंपनी के शेयर की कोई बात नहीं होती है, फॉरेन कंपनी जो इंडिया से पैसे उगाते हैं उसकी बात होनी चाहिए। सेकेंड इज एन अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। थर्ड, प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ फॉरेन कंपनीज शेयर, ओके। और फोर्थ कहता है प्रूफ ऑफ अर्निंग ऑफ प्रॉफिट ऑफ इंडियन कंपनीज। तो यहाँ पे फॉरेन कंपनी शेयर की बात है जो हम सही मार्क करेंगे एज फार एज IDR इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट स्टैंड फॉर। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 441। 442, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए, जो LIC है आपके लाइफ इंश्योरेंस की सबसे बड़ी कंपनी है आपके इंडिया में, जिसका एस्टैब्लिशमेंट हमने किया है, और ये एस्टैब्लिशमेंट हमने 1956 को किया है बेसिकली। और आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि आखिर हमने 1956 में कब एस्टैब्लिशमेंट किया था। डेट वाज 1 सितंबर। तो ये जो आपकी LIC है, इस LIC का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो LIC एक्ट 1956 के हवाले से किया गया। और ये जो एक्ट है उसको अप्रूवल पार्लियामेंट की एक स्पेशल एक्ट के हवाले से दी गई। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि LIC का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के हवाले से LIC के एक्ट 1956 को इंट्रोड्यूस और आप कह सकते हैं कि एक्सेप्ट किया गया, अनुमोदित किया गया। और उसके आधार पे हमने 1 सितंबर 1956 को LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन योगक्षेमम व्यायामहम, जिसकी टैगलाइन है, उसका एस्टैब्लिशमेंट किया, जिसके चीफ के रूप में आज की डेट में सिद्धार्थ मोहंती काम कर रहे हैं। तो ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, LIC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 443, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू बी फुली कंप्यूटराइज। कौन सा वो बैंक था आपके इंडिया में जो सबसे पहले पूरी तरह कंप्यूटराइज हुआ? तो आप जाने, द बैंक इट वाज बैंक ऑफ इंडिया, है ना। रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग इज द टैगलाइन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। इसका मर्जर अभी भी नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 444, नॉर्मली बैंक एक्सेप्ट फिक्स डिपॉजिट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ। देखिए, जो आपकी FD है, जिसे हम TDR भी कहते हैं, टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट भी कहते हैं, और इसी को हम FDR फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट भी कहते हैं। ये मिनिमम 7 डेज से लेके 10 ईयर्स तक के लिए बैंक एक्सेप्ट करती है। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट में ही आपको TDR का फुल फॉर्म, FDR का फुल फॉर्म, मिनिमम डेज 7, मैक्सिमम ईयर्स 10 ईयर्स की बातें मालूम चल गई, व्हिच इज रिलेटेड टू FD। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि मैक्सिमम पीरियड इज ऑप्शन नंबर C, दैट इज 10 ईयर्स। तो यहाँ पे 444 ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 445, which of the following extreme measure may be restored by the Reserve Bank of India? कौन सा वो एक्सट्रीम मेजर है जो RBI ले सकती है in order to safeguard the interest of the depositing public when the affairs of the bank are observed to be beyond redemption? हमने बैंक कुछ, अगर कोई भी कमर्शियल शेड्यूल कमर्शियल बैंक कुछ ऐसे कृत्य करते हैं तो आपकी RBI पब्लिक इंटरेस्ट में, है ना, पब्लिक के सेफगार्ड के लिए कौन कौन सा एक्सट्रीम मेजर्स, एक्सट्रीम एक्शंस ले सकती है। तो पहला है रिफ्यूजल ऑफ लाइसेंस। यस, RBI उसके लाइसेंस को कैंसिल कर सकती है। बहुत बार आपने देखा होगा कि RBI या तो लाइसेंस कैंसिल कर देती है, या उसे मोरेटोरियम लगा दिया जाता है, या फिर लोन देने पे उस पर पाबंदी लगा दी। बट देयर आर मल्टीपल मेजर्स कैन बी टेकन बाय RBI। तो जो एक्सट्रीम है उसमें लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है, यस। सेकंड है मर्ज क्या किया जा सकता है, यस, मर्ज भी किया जा सकता है। थर्ड है अप्लाइंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एन ऑर्डर ऑफ मोरेटोरियम
एंड देयर आफ्टर रिकंस्ट्रक्टिंग और अमलगमेशन ऑफ बैंक टू अनदर बैंक, ये भी मर्जर का ही पार्ट है अमलगमेशन, तो ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दीज वुड बी आवर राइट आंसर। आरबीआई मेजर और एक्सट्रीम कंडीशन में ये सारे एक्शन ले सकती है किसी भी बैंक के अगेंस्ट। क्वेश्चन 446, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, आसान सा क्वेश्चन है। तो देखें, एडजस्टमेंट क्रेडिट इज द पार्ट ऑफ बैंकिंग, एब्सोल्यूट जीरो फिजिक्स का है, गज फिजिक्स का है, सिंगल बॉन्ड ये भी आपके फिजिक्स का है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 447, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्लास्टिक मनी, तो वैसा कार्ड जिसका यूज हम इंस्टीड ऑफ करेंसी करते हैं, आईएनआर करते हैं, जैसे डेबिट कार्ड हो गए, क्रेडिट कार्ड हो गए, कोई भी कार्ड हो गया जिसका यूज हम करते हैं आपके पॉस मशीन या परचेजिंग के समय, उसे हम प्लास्टिक मनी का नाम देते हैं। और इसी प्लास्टिक मनी को हम बोलते हैं कि हमारा प्रीपेड हो या पोस्टपेड हो। प्रीपेड में आपका डेबिट कार्ड आता है, पोस्ट में हमारा क्रेडिट कार्ड आता है, बट ऑल प्रीपेड एंड पोस्टपेड कार्ड इज द पार्ट ऑफ प्लास्टिक मनी। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, पहला है डिमांड ड्राफ्ट, ओके, सी बी है क्रेडिट कार्ड, डी है सी है डेबिट कार्ड, डी है बी एंड सी, यस, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड बोथ आर कंसिडर्ड एज प्लास्टिक मनी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 448, व्हिच आर द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ बैंक वेयर mooted with a view to providing an institutional mechanism for promoting rural and semi-urban saving as well as provision of credit for viable economic activities in local area। local area के लिए जो बैंक एस्टैब्लिश किया गया है उसका नाम है आपके लोकल एरिया बैंक। तो LAB को हम सही मार्क करेंगे, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 448। व्हिच आर द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 449, व्हिच आर द फॉलोइंग सेटअप कोर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रूरल बैंक। देखिए, रूरल बैंक, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, SHG से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उस बैंक को टिक मार्क करेंगे जिसका एस्टैब्लिशमेंट हमने शिवरामन कमेटी के रिकमेंडेशन पे 12 जुलाई 1982 को किया, नाम दिया नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट इज नाबार्ड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 450, कॉइन्स आर इन इंडिया आर मिंटेड एट। ये जो कॉइन्स है, देखिए आपकी जो बैंक नोट है और आपकी जो कॉइन्स है, ये इनका अलग अलग क्या होता है, प्रिंटिंग होता है। पहले कॉइन की बात करते हैं। कॉइन की प्रिंटिंग आपकी इंडिया में 4 जगहों पर होती है। पहला है आपका हैदराबाद, दूसरा है आपका कोलकाता, तीसरा है आपका नोएडा और चौथा है आपका मुंबई। लेकिन चूंकि मुंबई ऑप्शन में नहीं है, ABC है, तो ऑप्शन नंबर डी को हम टिक मार्क करेंगे कि ऑल ऑफ दीज। बट आप जान लें कि दे आर 4 प्रिंटिंग प्लेस ऑफ कॉइन्स। मिंटिंग प्रिंटिंग हम जिसे कहते हैं हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा एंड मुंबई। हाउएवर जो नोट प्रिंटिंग की बात है वो आपके जो प्रिंटिंग होती है वो 2 दायरे में होती है। एक जो दायरा है वो BRBNMPL का है, PL, और दूसरा है SPMCIL। फुल फॉर्म ऑफ BRBNMPL इज भारतीय रिजर्व बैंक एंड नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। SPMCIL का है सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो BRBNMPL के अंदर मैसूर है और सालबोनी है, मैसूर कर्नाटका, सालबोनी बंगाल। और SPMCIL के अंदर आपका नासिक महाराष्ट्र में है और देवास आपके मध्य प्रदेश में। तो ये 4 वैसे प्रिंटिंग प्रेस है जहां पर नोट की प्रिंटिंग होती है और फिर वो ट्रेजरी तक पहुंचता है। यहाँ पे कॉइन पूछा गया तो कॉइन के लिए ऑल ऑफ दिस इज द राइट, डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 451, ऑल फाइनेंशियल इश्यूज ऑफ एग्रीकल्चर आर डेल्ट बाय। तो एग्रीकल्चर, SHG, कोऑपरेटिव बैंक, RRB, इन सभी के लिए जो हमारा फादर है वो है नाबार्ड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 441। Question number 452. If you buy financial instrument in the one market and in order to sell the same instrument in another market at higher price, it will be called at। देखिए क्या है कि प्राइस डिफरेंस के आधार पे जब हम एक मार्केट से दूसरे मार्केट में क्या करते हैं तो डीलिंग करते हैं, तो हम उस इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेते हैं जो इंस्ट्रूमेंट आपके आर्बिट्रेज के नाम से हम जानते हैं। तो आरबीटी जाने कि क्या होता है। बेसिकली इज ए फिनेंशियल स्ट्रैटेजी है दैट इन्वॉल्व एक्सप्लोटिंग प्राइस डिफरेंस बिटवीन 2 और मोर मार्केट ना। तो जब भी एक मार्केट से दूसरे मार्केट में हम प्राइस डिफरेंस के आधार पे काम करते हैं उससे हम आर्बिट्रेज बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विद राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन ये आपके एग्जामिनेशन के लिए। Question number 453, which of the following is incorrect about banking ombudsman? बैंकिंग ombudsman बैंकिंग लोकपाल हुआ है जो 1995 से एस्टैब्लिश हुआ, 2006 से इसने अपना काम शुरू कर दिया। अन्य किसी भी तरह का जो ग्रीवांसेस है इन बिटवीन कस्टमर और बैंक इसमें सुलझाया जा सकता है। देयर इज नो फी अगेंस्ट कंप्लेनिंग ऑफ बैंकिंग ombudsman बाय कस्टमर। कस्टमर ऑनलाइन इसमें अपने कंप्लेन को रेज कर सकते हैं, बट
30 डेज का उनको बैंक में प्रायर नोटिस देना पड़ता है। अगर बैंक ने 30 डेज में उनका काम नहीं किया तो ही वो बैंकिंग एम्बोर्समेंट में जा सकते हैं, है ना। और बैंकिंग एम्बोर्समेंट में किसी भी तरीके का जो फाइनेंशियल डिस्प्यूट है उसका निपटारा किया जाता है। तो यहाँ पे जाना क्या बोल रहा है कि विच इज द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा सही नहीं है। तो पहला है बैंकिंग एम्बोर्समेंट फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड 1995 एंड स्टार्टेड इन 2006, यस करेक्ट। बैंकिंग एम्बोर्समेंट हैज द पावर टू सॉल्व बैंक कंप्लेन, यस। अगर कोई कंप्लेन है तो उसका सुलझाना जो है कोर्ट नहीं बैंकिंग एम्बोर्समेंट के माध्यम से होगा। सी, बैंक एम्बोर्समेंट एक्ट एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट आरबीआई रूल्स, यस। आरबीआई का ये क्या है, तो आरबीआई के अधीन काम करता है। इसके जो बैंकिंग लोकपाल है ये भी आरबीआई ही अपॉइंट करता है। तो ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट आंसर, जिसमें कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो गलत है, ये सारे स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट, मतलब देयर इज नो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन अबव। क्वेश्चन नंबर 454 is a short term and unsecured promissory note issued by corporations with high credit standing। देखिए जो भी कंपनीज है या फिर बिग कॉर्पोरेट्स हैं वो मार्केट से जब फंड उगाही करते हैं तो उसके लिए जिसका साधन लिया है दैट इज कॉल्ड कमर्शियल पेपर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, मल्टीनेटेड नोट क्या होते हैं, तो वैसा नोट जो डैमेज हो या जो टॉर्न फट गया हो या फिर वाटर के कारण डैमेज हो गया हो या जल बर्न हो गया हो, जल गया हो, कट गया हो, तो वैसे सारे नोट्स को हम क्या बोलते हैं, तो मल्टीनेटेड नोट्स हम बोलते हैं। तो ऑप्शन के आधार पे हम देखें, नोट्स विच आर इन पीसेस और ऑफ विच द एसेंशियल पोर्शंस आर मिसिंग, ओके, इसको हम कंसिडर करते हैं क्योंकि कह रहा है कि नोट्स विच आर इन पीसेस मतलब टुकड़े हो गए हैं, कट गया है, ओके। सेकंड कहता है एनी बैंक नोट विच इज होली और पार्शियली ऑब्लिटरेटेड श्रंक, नहीं होगा। नोट्स विच आर वॉस्ट अल्टर्ड उसे हम सॉइल्ड नोट बोलते हैं, वॉस्ट अगर हो गया तो। नोट्स विच आर होली और पार्शियली ऑब्लिटरेटेड श्रंक वॉस्ट इसे भी नहीं बोलते हैं। जो पीसेस हो गए, टॉर्न हो गए, टुकड़े हो गए, उसे हम बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर मल्टीनेटेड नोट्स। क्वेश्चन नंबर 456 मिनिमम लिमिट फॉर सेंडिंग मनी टू नेपाल। देखिए एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है जिसमें मिनिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है और मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप फंड ट्रांसफर इंडिया के अंदर वन बैंक टू अनदर बैंक करते हैं यूजिंग आईएफएससी कोड और करने के बाद हमें जो 16 अल्फा न्यूमेरिक का एक कोड दिया जाता है व्हिच इज कॉल्ड यूटीआर, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर। लेकिन आपके इंडिया को छोड़ के एक ही देश में एनईएफटी हम भेज सकते हैं। द नेम ऑफ द कंट्री इज योर नेबर कंट्री दैट इज नेपाल। और नेपाल में ये जो पैसा है ये पहले 1 लाख रुपए की इसकी लिमिट थी, एज ऑन डेट ये बढ़ा के 2 लाख रुपए कर दी गई है। ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट आंसर फॉर एनईएफटी सेंडिंग टू नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 457 मनी नोटिस मनी इज ए मनी लेंड फॉर ए पीरियड ऑफ। देखिए जब भी आप मनी मार्केट पढ़ेंगे उसके इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे तो वहां पे 3 इंस्ट्रूमेंट आपको पढ़ने पड़ेंगे, कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी। कॉल मनी ओवरनाइट 24 आवर्स पीरियड के लिए होता है। जो नोटिस मनी होती है वो 2 to 14 डेज के लिए होता है और मोर देन 14 डेज पीरियड जो मनी हम यूज करते हैं लेंडिंग के लिए वो टर्म मनी होता है। तो यहाँ पे नोटिस मनी की बात पूछी गई, 2 to 14 डेज के ऑप्शन नंबर टिक लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 457। 458 इंडिया सेंट्रल बैंक इज स्लोगन ऑफ। इंडिया की सेंट्रल बैंक कौन सी है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर टिक नहीं लगाएंगे। इंडिया की सेंट्रल बैंक को हम आरबीआई ही कंसिडर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 458। नेक्स्ट क्वेश्चन 459 सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के इस इंपॉर्टेंट 23rd पार्ट के लिए है। अपर लिमिट ऑफ किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र वो आपकी गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है जिसकी शुरुआत बेसिकली 1988 में की गई थी, बाद में इसे बंद कर दिया गया था, फिर इसे री इंट्रोड्यूस किया गया आपके मोदी गवर्नमेंट आने के बाद, जिसमें हम मिनिमम कंट्रीब्यूशन जो 1000 कर सकते हैं और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन की कोई भी लिमिट नहीं है। पैन कार्ड इज कंपलसरी। पैसे को डबल करने की बात होती है। परसेंटेज आज के डेट में 7.7 है, बट आप एक बार जब भी वीडियो देखेंगे उस समय के परसेंटेज आप जाके एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा क्योंकि क्वार्टरली हाफ ईयरली चेंज होते हैं एज पर द मार्केट कंडीशन, है ना। तो ये है आपके किसान विकास पत्र। आपसे पूछा जा गया है अपर लिमिट, देयर इज नो अपर लिमिट, है ना। मिनिमम लिमिट है कि 1000 से कम हम इन्वेस्ट या परचेज नहीं कर सकते हैं सर्टिफिकेट को, लेकिन अपर लिमिट की कोई भी लिमिट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 459। Last question, which of the following instrument of credit control adopted by Reserve Bank of India does not fall within general or quantitative method?
कौन सा वो टूल है जो क्वांटिटेटिव टूल्स के पार्ट में नहीं आता है? देखिए, जब आरबीआई की पॉलिसी रेट आपने पढ़ी थी, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा था, उसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव आपने पढ़ा था। क्वांटिटेटिव वो टूल्स हैं जिसमें बैंक रेट, रेपो रेट, है ना, सीआरआर, एसएलआर, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, ओएमओ, ये सारे आते हैं। तो पहला देखते हैं बैंक रेट। यस, बैंक रेट इज पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव। ओपन मार्केट ऑपरेशन, यस, ओपन मार्केट ऑपरेशन इज पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव। उसके बाद रिजर्व रिक्वायरमेंट, यस, रिजर्व रिक्वायरमेंट दैट इज सीआरआर एंड एसएलआर इज द पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव। स्टेपुलेशन ऑफ सर्टेन मिनिमम मार्जिन, तो मार्जिन की बात हमारे क्वांटिटेटिव में नहीं है, तो इसका आंसर सी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 460। तो हमारी एमसीक्यू में हमारी रफ्तार थोड़ी तेज ही रहेगी, आपको अब मेरे रफ्तार के साथ मैच करना पड़ेगा। क्विक रिमाइंड आपको करना पड़ेगा कि आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो आपके लिए ये सही क्वेश्चन है ना। हमने आपके नोट्स इशू कर दिए हैं, यू कैन फाइंड आउट योर नोट्स ऑल्सो ऑफ 2500 क्वेश्चन, जहाँ पे 3 पार्ट में मैं इशू करूंगा। फर्स्ट पार्ट आई हैव ऑलरेडी इशूड, सेकंड पार्ट विल बी इशूइंग ऑन 20th of November, and third part prior to your examination of 1 month, is based on current affairs and government scheme. Thank you so much for watching this important video.